जी दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील बिजला आप सबको एक बार पुनः आपके यूट्यूब चैनल अतुल्य अकादमी पर स्वागत करता हूं, नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज एक बार पुनः व्याकरण की वीडियो लेकर के उपस्थित हो रहा हूं, जिसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जाती हैं। वो दो महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, वो शब्द के संदर्भ में बात करते हैं। आज इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं तो क्रमबद्ध से तरीके से आपको अनवरत वीडियो मिलती रहेगी। और एक लंबा समय बीत गया, चूंकि आप सबको पता भी होगा, जो भाई बहन मेरे नहीं जानते हैं, मेरी अति व्यस्तता के कारण आपकी सेवा में थोड़ी सी बाधा आई। कारण कि 14 घंटे कंटिन्यू क्लास होने की वजह से थोड़ी सी तकलीफ होती है मुझे, क्योंकि 14 घंटे ऑफलाइन पढ़ाने के बाद ऑनलाइन आकर के फिर आपकी सेवा कर पाऊँ, थोड़ा सा कठिन होता है। परंतु आपके जज्बात और आप सबके सहयोग ने मजबूर कर दिया है कि मैं जैसे भी खाली हूँ तो इस क्लास ना होने की वजह से आपके बीच में आ रहा हूँ। और आज के दिन ये रिकॉर्डिंग मेरी जो चल रही है, तो चाह रहा हूँ कि 4-5 वीडियो 6 वीडियो आपके बीच में अभी रिकॉर्ड कर लूँ। फिर जैसे वक्त मिलता है कंटिन्यूसली मैं आपको वीडियो लगातार देने की कोशिश करूँगा। और कुछ और खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ, कुछ बेहतरीन चीज़ लेके आ रहा हूँ। आप सबको जिसका इंतज़ार है वह पूरा करने के लिए ले आ रहा हूँ। जैसे बहुत भाई बहन मेरे, बहुत सारे अपने स्वजन जितने हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सर आप पेड क्लास ले लीजिए, आप ये क्लास ले लीजिए। बहुत जल्द आप सबको नई खबर मिलेगी। उस नई खबर को उसी दिन के लेकर उपस्थित होऊंगा जब पूरी तरह सशक्त होकर आपके बीच में पहुंचूंगा। मेरे कर्ता धर्ता कपिल ने इस विषय पर अपना कार्य जारी कर दिया है। बहुत जल्द आपके बीच में इस चीज़ को लेकर आऊंगा। मित्रों, चलिए फिर चलते हैं वीडियो की तरफ कि वास्तव में आज हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है शब्द। वास्तव में शब्द क्या होता है, तो शब्द क्या होता है इस चीज को जाने या ना जाने, लेकिन हम आज इस शब्द के अंतर्गत क्या पढ़ना चाहते हैं ये ज्यादा जरूरी है जानना। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम शब्द में आज ये पढ़ेंगे कि शब्द जो है कई प्रकार के होते हैं। अगर हम देखें तो कई ढंग से, कुछ लोग आधार इसके अलग अलग होते हैं। जैसे अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द, ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पर शब्द पहला, ये अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और दूसरा होता है विकार के आधार पर। किसके आधार पर? विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्द। मित्रों, विकार के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द, इसके साथ साथ और भी चीजें होती हैं, जैसे शक्ति के आधार पर शब्द, शक्ति के आधार पर शब्द। अब इसके अतिरिक्त भी देखें तो और इसके भी अलावा अगर हम आप देख लें तो आप कुछ भी करें, प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द, ये अलग अलग चीजें होती हैं। अब प्रयोग के आधार पर शब्द कितने, शक्ति के आधार पर शब्द कितने, विकार के आधार पर कितने, और अर्थ के आधार पर कितने शब्द होते हैं, ये जानना एक अलग अलग विषय है। और इन सारी चीजों का अगर हम मूल्यांकन करें तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि हर चीज का अपना अलग अलग अर्थ है, अलग अलग स्वरूप है। मित्रों, जरा देखते हैं कि अर्थ के आधार पर, चूंकि मैं पूरा बताऊं ये जरूरी नहीं है, हम आप ये देखने चल रहे हैं कि वास्तव में क्या होते हैं। तो आइए सिर्फ दो देखते हैं, धीरे धीरे सारी वीडियो इनकी क्रमशः आती रहेंगी और आप अब पढ़ते रहिएगा। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है सार्थक शब्द, क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। और दूसरे को कहा जाता है निरर्थक शब्द, क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। तो ये दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द एवं निरर्थक शब्द, ये अर्थ के आधार पर होते हैं। जबकि विकार, जिसे आज मैं पढ़ाने चल रहा हूं, अगर हम विकार की बात करें तो विकार भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है, दो प्रकार के ये भी होते हैं, एक को कहा जाता है विकारी शब्द, और इन विकारी शब्दों के अतिरिक्त दूसरे को कहा जाता है अविकारी शब्द। अब सवाल यह है कि अविकारी या विकारी शब्द क्या बस इतने से ही होते हैं या इनका और भी कुछ स्वरूप है? मित्रों, हम देखेंगे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। इसको अलग अलग जानेंगे, लेकिन ये भी हम जान लेते हैं कि वास्तव में विकारी जो शब्द है ये कितने प्रकार का होता है। चूंकि विकारी को 4 भागों में तो अविकारी को 4 भागों में बांट दिया गया। विकारी क्या है मैं बताऊंगा ठीक पहले, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आदि के पहले, ठीक पहले बताऊंगा कि विकारी क्या है और उसका विकार होता किस प्रकार से, ये जरूर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मित्रों, आइए समझते हैं कि ये विकारी में जो 4 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं।
तो देखते हैं कि वो विकारी चार कौन कौन से होते हैं। यानी विकारी का मतलब परिवर्तन होता, बताऊंगा, मैंने बोला। जैसे पहला विकारी शब्द जो होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। दूसरे को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है सर्वनाम। तीसरे विकारी शब्द को कहते हैं क्रिया, और चौथे को कहा जाता है विशेषण। मित्रों, इनका बड़ा गहरा संबंध है। संबंध यूं है, आप ये समझिए कि जिस प्रकार से अगर हम संज्ञा की बात करें, संज्ञा और सर्वनाम पर आधारित होता है विशेषण, और क्रिया पर आधारित होता है क्रिया विशेषण। और इतना ही नहीं, संज्ञा ही शब्द का केवल लिंग होता है और वचन होते हैं। सर्वनाम का कोई लिंग नहीं होता है। सर्वनाम का काम किसी एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द से दूसरे शब्द का संबंध जोड़ना होता है। तो जो सर्वनाम है वो नाम के बदले प्रयुक्त होता है, और संज्ञा क्या है? इन सारी चीजों का विधिवत आपको मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं। और ये तो चार हो गया, लेकिन आइए देख लेते हैं कि चार अविकारी कौन से हैं। कौन से अविकारी कौन कौन से हैं? लेकिन हम बताएंगे आपको, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि अविकारी क्या है और विकारी क्या है। ये चार प्रकार के ये भी होते हैं। एक को कहा गया क्रिया विशेषण। क्या कहा गया? एक को कहा गया क्रिया विशेषण। तो दूसरे को देखिए, दूसरे को कहा गया समुच्चय बोधक। क्या कहा गया? समुच्चय बोधक कहा गया। तो अगर हम तीसरे की बात करें, समुच्चय बोधक के अतिरिक्त हम देखें, संबंध बोधक भी कहा जाता है। तीसरे को संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। अगर हम चौथे की बात कर लें, तो चौथे को कहा जाता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। ये चार प्रकार के अविकारी होते हैं। मित्रों, इन सारी चीजों का पूरा विधिवत वीडियो आपके सामने लेके आता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रथम टॉपिक। पहले तो हम विकारी समझते हैं, फिर उन विकारी में पहला संज्ञा क्या है, संज्ञा को हम कैसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे प्रश्नों को कितने बेहतर से दे सकते हैं। किसी भी राज्य की बात हो, मध्य प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की, असम की, बिहार की, दिल्ली की, नोएडा के अतिरिक्त आप बिहार की बात करें, और हम देखें तो राजस्थान की, अगर और भी देखें तो कह सकते हैं कि आपके झारखंड की, उत्तराखंड की, उत्तरांचल की, और उत्तरांचल या उत्तराखंड कोई बात नहीं, जैसे अन्य भी राज्य जिसका मैंने नाम नहीं लिया वो हृदय पे ना लें। किसी भी भाई बहन को देख रहे हो, बंगाल का हो, महाराष्ट्र का हो, आंध्र प्रदेश का हो, तमिलनाडु का हो, केरल का हो, महाराष्ट्र का, मतलब कोई भी राज्य हो, गुजरात हो, तो हर राज्य के अपने भाई बहनों के लिए लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। शुरू करते हैं विकारी शब्द। तो आइए समझते हैं कि विकारी किसे कहते हैं। पहली बात, विकार के आधार पर शब्द, तो पहला कहलाता है विकारी शब्द। अब सवाल यह था कि विकारी किसे कहते हैं। शब्द को बता चुका हूं कि विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। आपने देख लिया था कि एक को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तीसरे को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और चौथे को क्या कहा जाता है? तो विशेषण कहा जाता है। मित्रों, ये तो इसके प्रकार हैं, लेकिन विकारी किसे कहते हैं? विकारी का मतलब होता है व्यय होना। क्या होना? व्यय होना। व्यय का अर्थ होता है खर्च होना। खर्च का मतलब यहां बदलाव से है। किससे है? बदलाव से है। बदलाव का मतलब यहां परिवर्तन से है। किसके है? परिवर्तन से है। अब ये क्या व्यय, कैसा खर्च, क्यों बदलाव और काहे का परिवर्तन, यह बात हमें समझना होगा। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम देखें विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो देखें कि जिस शब्द का लिंग, जिस शब्द का लिंग व वचन बदल जाए, वैसे तो बदल जाए, वैसे अगर हम देखें तो मित्रों आप स्पष्टतः पा सकते हैं कि लिंग, वचन और कारक भी, तो कारक बदल जाए, लेकिन हम यहां केवल इतने से समझते हैं जिस शब्द, चूंकि आसान चाहिए, आसान करना है। जब हम पदबंध पढ़ाएंगे या फिर पदों के अन्य मूल्यांकनों को देखेंगे स्पष्ट तौर पर, तब वहां बताएंगे कि कारक का प्रयोग इसमें कैसे होता है। अभी हमें क्या समझना है कि जिस शब्द का लिंग एवं वचन बदल जाए, तो वह जो शब्द होता है, तो वह शब्द विकारी कहलाता है। क्या कहलाता है? विकारी कहलाता है। ये देखें, कहलाता है। तो आपको मैंने बताया कि
केवल संज्ञा का भी लिंग बदल जाता है, सर्वनाम का भी बदल जाता है, क्रिया का भी बदल जाता है और विशेषण का बदल जाता है। अब आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि कैसे बदल जाता है, तो आइए देखते हैं पहले संज्ञा। संज्ञा शब्द, तो हम एक संज्ञा लेते हैं लड़का। आप बहुत आसानी से समझें, एक शब्द मैंने लिया लड़का, ये संज्ञा शब्द है। मैंने इस शब्द अगर हम देखें तो अगर इस लड़के शब्द का लिंग बदलूं, तो जब लिंग बदलेंगे तो देखेंगे, बदलेंगे तो लिंग बदलने पर लड़का क्या हो जाता है, लड़की हो जाता है, यानी यह शब्द बदल गया। अगर हम यहां पर देखें वचन बदलकर, वचन अगर हम बदलने की कोशिश करें तो लड़का का लिंग बदला तो लड़की हो गई, उसका वचन, लड़का का वचन बदलेगा तो लड़के हो जाएगा। मित्रों, तो ये लड़की हो गया, यानी ये जो संज्ञा शब्द है ये पूरी तरह से बदल रहा है, इसलिए संज्ञा शब्द को क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। विकारी को हमने बोला ना कि और क्या कहते हैं, व्यय शब्द कहते हैं, यानी ये जो शब्द बदल जाए या परिवर्तित हो जाए इसी शब्द को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहा जाता है। मित्रों, आइए हम पहले सर्वनाम को भी देख लें। क्या है ये सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द का लिंग बदलता है या नहीं, तो देखिए ना, हम इसको लिखते हैं पुल्लिंग। क्या लिखते हैं, पुल्लिंग। ये भी क्या था, पुल्लिंग था। तो मैंने पुल्लिंग जब इसको लिखा, उसका, ये सर्वनाम है, इसका अगर हम लिंग बदलना चाहें तो आराम से हो जाएगा उसकी। ये देखिएगा, अगर ये बदल गया तो डेफिनेट है कि क्या है वो विकारी शब्द है, वो अव्यय शब्द है, वो बदलाव वाला शब्द है। तो उसका का स्त्रीलिंग हो गया उसकी। अगर हम इसका वचन बदलना चाहें तो आराम से हो जाता है उसके। क्या हो जाता है, उसके। तो ये जो बदलाव है मित्र, बताता है कि ये जो है सर्वनाम या फिर ये संज्ञा दोनों विकारी शब्द है। लेकिन हमने आपको क्रिया और विशेषण भी बताया था, इसलिए इस लिहाज से हमको ये भी बताना पड़ रहा है कि क्रिया किस प्रकार से, यानी कि क्रिया शब्द किस प्रकार से एक विकारी शब्द है, एक अव्यय शब्द, एक व्यय शब्द है। अगर हम क्रिया में देखें तो एक शब्द आता है दौड़ या दौड़ा, ये क्रिया है। अब इस क्रिया को अगर कुछ लोग चाहेंगे तो दौड़ा को या दौड़ना हम करते हैं या दौड़ता करते हैं, क्योंकि दौड़ा को कुछ भाई बहन हमारे बता सकते हैं कि ये भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अब हम यहां क्रिया ले लिए दौड़ता। दौड़ता शब्द एक पुल्लिंग है और अगर हम स्त्रीलिंग बदलना चाहें तो ये दौड़ती आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह शब्द दौड़ती, ये देखिए लिंग बदल गया इसका, अर्थात ये भी क्या है, विकारी है। अगर हम विशेषण की इसके बहुवचन की बात करें तो डेफिनेट है कि ये क्या हो जाएगा, दौड़ते हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दौड़ते हो जाएगा। मित्रों, इस तरह से क्रिया दौड़ता था, उसके लिंग बदला दौड़ती, उसका बहुवचन या वचन बदला तो दौड़ते हो गया। यानी जब किसी शब्द का लिंग बदल जाए या वचन बदल जाए वही शब्द क्या कहलाता है, विकारी शब्द कहलाता है। तो वो कितने होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। आपने देख लिया कि संज्ञा भी बदल गया, सर्वनाम भी बदल गया और क्रिया भी बदल। अब हम देखते हैं क्या विशेषण भी बदलता है। मित्रों, इसलिए बता रहा हूं कि ये जो दृष्टि है पढ़ने की और पढ़ाने की, चाहे जो मित्र मेरी वीडियो, जो शिक्षक महोदय हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि बड़ा यूनिक पर्सनालिटी हूं, ये सच है कि मैं बहुत छोटा, एक अदना तिनका टाइप का शिक्षक हूं जो अपने ज्ञान के द्वारा बहुत विशाल समुदाय को प्रभावित नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, जितने मेरे स्वजन हैं, मेरे अपने हैं, या लुकी छुपी या चोरी छुपे मेरी वीडियो देख रहे हैं, अब जब आप अब मेरी वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेट है कि जो भी हो मेरे लिए मेरे अपने हो, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी प्रेषित हो अगर आप तक पहुंच रहा है तो बेहतर है कि आपका ज्ञान बढ़ेगा। इससे इस छोटे मनुष्य को आपसे जाने अनजाने में बिल्कुल आशीर्वाद मिल रहा है। मित्रों, अब उद्देश्य नहीं है कि बहुत लोकप्रिय हो जाऊं, उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जितना पढ़ाऊं वो दिल पे आ जाए। अगर आपके दिल पर यह अंकित हो रहा हो और ये बात बिल्कुल गदगद कर रही हो, जरूर कमेंट में जाइए और तुरंत लिखिए, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। आशा करता हूं इस बात को समझेंगे कि कोई शिक्षक कितना एनर्जेटिक हो जाता है जब आपकी कमेंट को पढ़ता है। तो मित्रों, अवश्य लिखेंगे। आइए समझते हैं विशेषण शब्द। मैं एक विशेषण लेता हूं काला। क्या लिया, काला। ये एक विशेषण है जो कि किसी भी चीज की विशेषता बतला सकता है, जैसे काली गाय। अब अगर हम इसका लिंग बदलें तो ये क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा। डेफिनेट है कि ये शब्द अगर बदल गया तो ये क्या है, ये विकारी शब्द है। अगर हम इसका बहुवचन बदलें तो ये क्या हो जाएगा, काले। क्या हो जाएगा, काले।
तो मित्रों आपने देखा कि संज्ञा का भी लिंग बदल गया और वचन बदल गया, सर्वनाम का भी लिंग बदल गया, वचन बदल गया, क्रिया का भी लिंग बदल गया, वचन बदल गया, विशेषण का भी बदल गया। अर्थात इसलिए हम बिल्कुल कह सकते हैं कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का लिंग और वचन साथ में कारक भी। हमने कारक का प्रयोग इसलिए नहीं दिखाया, जब मैं कारक पढ़ाऊंगा तो कारक की वह बात, कहां कारक का चिन्ह लगेगा, क्यों इसको परसर्ग कहा गया, या अलग अलग विद्वानों ने इसको कैसे कहा, इसमें कारक का लिंग के साथ क्या रिश्ता है, कारक का संज्ञा के साथ क्या रिश्ता है, कारक का कर्म या वचन के साथ क्या रिश्ता है, और विकारी और विकारी में कारक का क्या गुणांक है, कारक का क्या योग है, कारक क्या परिवर्तन करता है, उस समय हम वहां जरूर बात करेंगे। लेकिन अभी हमें जो जानना था वो यही जानना था कि क्या है ये। तो मित्रों अब आइए आगे बढ़ते हैं कि अब एक एक कर को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। विकारी समझ लिए। अब आपके दिमाग में निश्चित तौर पर एक प्रश्न खड़ा हो गया, अविकारी क्या है। अविकारी वही है, अगर मैं चाहूं तो इसके तुरंत बाद बताऊं अविकारी क्या है, लेकिन मजा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि मजा तब है जब बात छुपी हो दिल में। मोहब्बत का मजा तभी तक है जब तक बात दिल में छुपी हो। बात जब सामने आ जाती है ना तो उतना मजा नहीं आता। तब तक करिए इंतजार, लेके आता हूं अभिकारी, परंतु पहले विकारी को समाप्त करने के बाद अविकारी की शुरुआत ही करते ही तुरंत बताऊंगा कि अविकारी कैसे है, जैसे मैंने बताया कि विकारी कैसे है। आइए चलते हैं नंबर 1 विकारी यानी संज्ञा को समझने के लिए। तो आइए देखते हैं पहला विकारी शब्द जिसे आप संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। आज हम लोग जानेंगे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा अगर देखा जाए तो संज्ञा संस्कृत भाषा का, किसका? संस्कृत भाषा का एक शब्द है। संस्कृत भाषा का एक शब्द है। ये देखिए, जिसका अर्थ, ध्यान दें, जिसका अर्थ नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है। यानी संस्कृत भाषा का एक शब्द है। कौन सा? संज्ञा। संज्ञा संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ नाम होता है। अर्थात अगर इसकी परिभाषा देखें तो क्या कहता है? शब्द के जिस रूपांतरण से संज्ञा के, शब्द के जिस रूपांतरण से किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान व जीव के साथ द्रव्य, भाव, स्वभाव आदि के नाम का, अब ये नाम आ गया, नाम का पता चले तो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गई संज्ञा की परिभाषा कि शब्द के जिस रूपांतरण से किसी व्यक्ति का या फिर वस्तु का, स्थान का, जीव का या उसके साथ साथ द्रव्य का भी नाम अगर पता चल जाए, किसी व्यक्ति के भाव व स्वभाव का पता चल जाए, वह स्वभाव का नाम क्या है, खुशी है, दुख है, मोटापा है, बुढ़ापा है आदि का नाम भी पता चले तो उसी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मित्रों, ये तो एक परिभाषा हुई जिसे आप संज्ञा कहते हैं। अब देखें, अगर कभी आपसे पूछ ले कि व्युत्पत्ति के आधार पर, किसे? व्युत्पत्ति, अगर हम देखें तो व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति
इसको थोड़ा सा गलत हो गया, जरा इसको देखें। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। अगर ऐसा प्रश्न पूछता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। मान लीजिए कभी आपसे यह भी पूछ ले, कामता प्रसाद, किसने? कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा कितना माना है? तो कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा को 3 प्रकार का माना है। अब सवाल यह है कि ये तीनों क्या हैं? तो देखिए, वास्तव में इन दोनों कारणों की वजह से, जैसे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की, तो व्युत्पत्ति के आधार पर वो 3 कौन कौन सी हैं? पहली को जातिवाचक कहा गया। पहले को क्या कहा गया? जातिवाचक संज्ञा। कामता प्रसाद गुरु ने थोड़ा उल्टा बताया। दूसरे को इन्होंने कहा, जबकि पहले को व्यक्तिवाचक होना चाहिए था, तो इन्होंने क्या किया? दूसरे को व्यक्तिवाचक बताया और तीसरे को भाववाचक संज्ञा बता दिया। तो तीसरे को जब भाववाचक संज्ञा बताया और जातिवाचक बताया, पहले को जातिवाचक, दूसरे को व्यक्तिवाचक और तीसरे को भाववाचक बता दिया। मित्रों, इन तीनों वाचकों से यह स्पष्ट होता है, क्योंकि इन्होंने बताया कि किसी भी द्रव्य के नाम तो जातिवाचक में आ जाते हैं। समूहों के नाम को लेकर के भी इन्होंने प्राणीवाचक और अप्राणी, आंतरिक और बाह्य कई खंडों में विभाजित कर दिया, लेकिन संज्ञा को सिर्फ 3 प्रकार का माना। लेकिन आपसे ये 3 प्रकार जब ऐसे पूछेगा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी, तभी 3 होगा। कामता प्रसाद के अनुसार संज्ञा कितनी, तभी 3 प्रकार होगा। लेकिन अगर पूछ लिया आपसे, क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा कि हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की, संज्ञा कितने प्रकार की, पहला प्रश्न पूछेगा संज्ञा कितने प्रकार की। अगर यह प्रश्न पूछ लिया कि संज्ञा कितने प्रकार की, तो बिना शक के संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है, 5 टाइप्स। अगर हम कभी पूछ लिया कि प्रयोग के आधार पर संज्ञा कितनी, अगर यह भी पूछ लिया, तब भी संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अगर आपसे कभी पूछ लिया कि हिंदी में कुल संज्ञा कितनी, अगर यह पूछता है कुल संज्ञा कितनी, तब भी आपका प्रश्न 5 ही होगा। तो मित्रों, अब हमको आशा है कि आपने, यानी आपसे कभी पूछ लिया कि हिंदी में संज्ञा कितनी, तो 5, हिंदी में कुल संज्ञा तो कितनी, 5, प्रयोग के आधार पर संज्ञा कितनी, तो भी 5, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर 3 और कामता प्रसाद गुरु के आधार पर भी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और भी बताता, लेकिन मुझे लगता है कि इतना आपके कार्य के लिए बहुत है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि वो 5 प्रकार कौन से हैं। चूंकि आपने 3 प्रकार देख लिया है, इनके अतिरिक्त वो 2 कौन कौन से हैं उसको जानते हैं। तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो आइए देखते हैं कि वो 5 प्रकार क्या है, वो 5 प्रकार क्या हैं। तो अगर हम 5 प्रकार देखें, तो पहली संज्ञा को कहा जाता है नंबर 1 संज्ञा को कहते हैं, पहली को व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। और देखते जाएं, तीसरे को कहा जाता, देखिए ये क्रम से लिख रहा हूं, तीसरे को कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। और चौथे को कहा जाता है, अगर आप देखें तो इसी कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। और अंतिम को कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की होती हैं। अब इन 5 प्रकारों में हमें पहले किसको जानना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा को। किसको कहते हैं, कहां कहां होता है? आइए शुरुआत करते हैं नंबर 1, किसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ये पहला टॉपिक है और व्यक्तिवाचक संज्ञा यद्यपि आपको समझ में आ जाए तो कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि मित्रों प्यासा हूं आपके स्नेह का, प्यासा हूं आपके व्यवहार का और आपके द्वारा दिए गए कमेंट का। तो ज़रूर लिखें। अगर आप अभी तक नहीं लिखे हैं तो जाइए और ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लगा। नंबर 1 पे आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा।
मित्रों, व्यक्तिवाचक पढ़ने के बाद बताएं कि आपको कैसे लगा। देखें, अब यहां से शुरू होता है संज्ञा का खेल। संज्ञा के जिस रूप से, ध्यान दें, संज्ञा के जिस रूप से केवल, आराम से और बड़े सरल शब्दों में, कोई क्लिष्टता नहीं, कोई मैं दुरह शब्द नहीं बोल रहा हूं जो आपको समझ में ना आए। संज्ञा के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति, किसका? एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, एक स्थान आदि के, ध्यान देंगे, आदि के नाम का बोध हो। यहां फिर नाम बोला, यानी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये देखें, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसको? जहां पर किसी एक व्यक्ति का नाम समझ में आए, किसी एक वस्तु के नाम का बोध हो तथा किसी एक स्थान के नाम का बोध हो, तो इन्हीं सभी नामों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा सुधीर, जैसे मैंने कहा गंगा, क्या बोला? गंगा। जैसे हमने कहा हिमालय, क्या कहा? हिमालय। जैसे हमने कहा सोमवार, क्या बोला? सोमवार बोल दिया। जैसे हमने कहा आप सबको, जैसे बोला हमने दैनिक जागरण, क्या बोला? दैनिक जागरण। मित्रों, जैसे इसके साथ साथ हमने क्या बोला? हिमालय, क्या बोल दिया? हिमालय। तो ये सभी के सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक हैं। जैसे मैंने बोला जैसे मैंने बोला सुभाष चौक, क्या बोला? सुभाष चौक। जैसे मैंने बोला इस सुभाष चौक के अतिरिक्त अगर हम व्यक्तिवाचक में और भी देखें तो सुभाष चौक के साथ साथ शेर शाह सूरी रोड, अगर ये ऐसे पूछ लिया तो आप बता सकते हो कि ये व्यक्तिवाचक है। अगर हमने लिखा भारतीय, अगर हमने लिखा जापानी, ये सब क्या है? जापानी, भारतीय, तो ये राष्ट्रीय जातियों के नाम हैं। जापानी, भारतीय आदि, ये सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मित्रों, इतने से काम नहीं चलना, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है। आइए आपको पूरी फिल्म दिखाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि व्यक्तिवाचक कहां कहां हो सकता है। नस नस आप जान जाएंगे व्यक्तिवाचक कहां हो सकता है। आज पूरी बात बताते हैं। दरअसल ये जान लेना कि बस व्यक्तिवाचक में केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान में बच्चा भ्रमित हो जाता है, लेकिन अगर उसको पता हो जाए कि यहीं तक व्यक्तिवाचक होता है तो फिर कोई तो समस्या नहीं आने वाली। तो आइए देखते हैं कि कहां कहां होता है व्यक्तिवाचक। तो आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कि अगर इसको हमें देखना हो तो हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, तो देखें, हम कर सकते हैं कि पर्वतों के नाम क्या होंगे? व्यक्तिवाचक होंगे। जितने भी पर्वत आएंगे इनके नाम ये व्यक्तिवाचक होंगे। जैसे मैंने लिखा हिमालय, यह एक पर्वत है। जैसे मैंने लिखा विंध्याचल, क्या लिखा? विंध्याचल, ये एक पर्वत है। जैसे मैंने लिखा अरावली, क्या लिखा? अरावली, यह एक पर्वत का नाम है। मित्रों, तो पर्वत का नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। नंबर 2, अगर हम पर्वतों के साथ साथ देखें दिशाओं के नाम, क्या? दिशाओं के नाम, तो दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। जितने भी दिशा होती हैं, जितनी भी,
सभी की सभी व्यक्तिवाचक होती हैं। अगर हम देखें तो उसमें समझ में आता है, जैसे मैंने लिखा पूरब, जैसे मैंने लिखा पश्चिम, जैसे मैंने लिखा दक्षिण, जैसे मैंने लिखा उत्तर आदि। तीसरे नंबर पे देखें अगर हम तो पाएंगे देशों के नाम। किसके नाम? देशों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। जितने भी देश के नाम आएंगे मित्र वह व्यक्तिवाचक ही होगा। जैसे मैंने लिखा भारत, जैसे मैंने लिखा श्रीलंका, क्या लिखा? श्रीलंका, जैसे मैंने लिखा जापान। कुछ मित्र को याद आ रहा होगा चीन और पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। मुझे लगता है कि अपने देश के बाहर अपने देश ही नहीं अपने जीवन में उन व्यक्तियों का नाम कदापि नहीं लेना चाहिए जिसको आप ना पसंद करते हो, जिसको आप कुछ भी करते हो, केवल उसको छोड़ दीजिए, अपने आप मर जाएगा। हम किसी भी देश का नाम लेकर अगर वो विरोधी है, जैसे हम चाइना का नाम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि चाइना मेरा विरोधी है, तो हम उसको तज देंगे, साफ हो जाएगा। लेकिन ये हर भारतीयों को करना होगा। ऐसे नहीं सत्ता के गलियारे से केवल राजनीतिक बातें हों, बिल्कुल नहीं। तो जैसे किसी भी युद्ध को युद्ध मत करो। कौन कहता है कि युद्ध करो? आप उसको जितने समसामयिकी या व्यापारिक रिश्ते हैं सारे खत्म कर दो, अपने आप खत्म हो जाएगा। दुनिया केवल चिल्लाती है, राजनीति करती है। अगर सारे देश को पता है कि कोई देश गलत है, उस देश से सारे नाते स्वयं तोड़ लें, बगैर युद्ध को वह दो देश किसी काम का नहीं होगा। इसीलिए मित्र कहता हूँ, किसी को छोड़ दो, अपने ही मर जाएगा। अतः हम विरोधियों का नाम नहीं लेते हैं। चलिए आगे आते हैं क्रमांक 4 पर। पर्वतों के नाम, दिशाओं के नाम और देशों के नाम आप देख चुके हैं। अगला देखते हैं तो देखिए ऐतिहासिक, क्या? ऐतिहासिक युद्धों। ऐतिहासिक युद्धों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। क्या? व्यक्तिवाचक होते हैं। जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं, अब इन ऐतिहासिक युद्धों में जैसे हम कह सकते हैं पानीपत का युद्ध। अगर कभी लिख दिया कि पानीपत के युद्ध में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक। अगर बोल दिया बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ, किस संज्ञा में आएगा, तो वो क्या आएगा? ये सब आएंगे व्यक्तिवाचक में। आइए 5वें नंबर पे देखते हैं घटनाओं के नाम। किसके? घटनाओं के नाम। घटनाओं के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। ध्यान दें, घटनाओं के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। अब घटना में देखें, जैसे जलियांवाला बाग कांड, जलियांवाला बाग कांड, जलियांवाला बाग कांड। और अगर कभी पूछ ले भाई सिपाही विद्रोह में क्या है, जो कि 57 में हुआ था 18, सिपाही विद्रोह भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इन घटनाओं के अतिरिक्त घटनाओं के व्यक्तिवाचक हो गया। अब अगर हम देखें तो एक शब्द पूछ लेता है राष्ट्रीय, क्या? राष्ट्रीय जातियों के नाम। राष्ट्रीय जातियों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। अब जितनी राष्ट्रीय जातियां होती हैं, जैसे हम किसी विदेश में जाएं, किसी भी अन्य देश में जाएं, तो हमें किसी जाति, धर्म एवं संप्रदाय से ज्यादा भारतीय या इंडियन कहा जाएगा। तो हिंदी में भारतीय। कोई यहां जापान का व्यक्ति जब आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? जापानी। अगर हम मान लें श्रीलंका का कोई व्यक्ति आएगा तो श्रीलंकाई। क्या? श्रीलंकाई। यही शब्द कहेंगे। तो मित्रों, जो राष्ट्रीय जाति होती है वो व्यक्तिवाचक में आती है। प्रश्न आगे देखते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर क्या होता है? राष्ट्रीय जातियां हो चुकी हैं। देखें नगरों के नाम। नगरों के नाम व्यक्तिवाचक होता है। क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। अब नगरों के जितने भी नाम हैं, चाहे वो हम प्रयागराज की बात कर लें,
प्रयागराज, या फिर हम चेन्नई की बात कर लें, या फिर हम लखनऊ की बात कर लें, या फिर हम जयपुर की बात कर लें, या फिर हम रायपुर की बात कर लें। मित्रों, इन जो नगरों या शहरों के नाम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, इसके अतिरिक्त 8वें क्रम पर देखें, 8वें क्रम पर देखें तो हम पाते हैं महीनों के नाम। महीनों के नाम व्यक्तिवाचक होती है। क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक होते हैं। कहां पे? जो महीनों के नाम होते हैं। महीनों के नाम में अगर हमने लिखा दिसंबर, क्या लिखा? दिसंबर, या मैंने लिखा जनवरी, क्या लिखा? जनवरी, या मैंने लिख दिया मार्च, ये तीनों, या ऐसे ही बहुत पूरे 12 महीने के नाम लिख दिया है। तो ये सारे जो नाम अलग अलग हैं वो व्यक्तिवाचक हैं। इसके अतिरिक्त हिंदू या भारतीय संस्कृत सभ्यता के आम जनमानस की जो महीने का नाम है, जैसे चैत्र, जैसे वैशाख्य, जैसे आषाढ़ आदि नाम आते हैं मित्रों, तो ये सब भी क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। मित्रों, 9वें नंबर पर देखें तो आप पाएंगे क्या? दिनों के नाम। क्या? दिनों के, जितने भी दिन के नाम होते हैं, दिनों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। यानी अगर हम किसी दिन का नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक होता है। यद्यपि हमसे कोई पूछा कि सोमवार में कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक है। मैंने पूछा या मुझसे कोई पूछा कि जी बुधवार में कौन सा वचन, कौन सा संज्ञा है, तो बुधवार में जाहिर सी बात है कि व्यक्तिवाचक होगा। तो गुरुवार में भी वही होगा। तो डेफिनेट है महीनों के नाम, दिनों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अच्छा, 10वें नंबर पर आते हैं। पूछ लेता है कभी कभी ग्रहों के नाम में क्या होता है, तो ग्रहों के नाम व्यक्तिवाचक होता है। तो जितने भी ग्रह होते हैं इकलौते होते हैं, एक होते हैं। जैसे आपसे कभी पूछ लिया कि पृथ्वी में कौन सा संज्ञा है, तो पृथ्वी व्यक्तिवाचक है। अच्छा, जैसे ही पूछ लिया आपसे बुध कौन सी संज्ञा है, तो डेफिनेट है कि बुध एक है, तो जाहिर सी बात है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर आपसे कभी पूछ लिया कि शुक्र क्या है, तो डेफिनेट है कि ग्रहों का नाम है, तो व्यक्तिवाचक होगा। मित्रों, 11वें नंबर पर आते हैं। देखें, समाचार पत्रों, किसके? समाचार पत्रों। समाचार पत्रों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। अब समाचार पत्रों के नाम यद्यपि व्यक्तिवाचक होते हैं, तो स्पष्टतः आप देख सकते हैं कि समाचार पत्रों के नाम व्यक्तिवाचक कैसे हो सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि दैनिक जागरण, किसमें? दैनिक जागरण में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक होगी। अगर पूछ लिया दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, तो दैनिक भास्कर में भी व्यक्तिवाचक होगा। हिंदुस्तान टाइम्स या किसी भी पत्र का नाम लेता है तो सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। मुझे आशा है कि आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। तो आइए हम जरा इसी का आगे, मैं चाहता हूं कि इसी फ्रेम में आपको पूरा आ जाए, तो थोड़ा सा गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा। अपने दिमाग को स्थिर रखिएगा। हम यहां से 12 को आगे बढ़ाते हैं। 12वें नंबर पे अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि सड़कों, किसके? सड़कों के नाम व्यक्तिवाचक होता है। अब सड़कों का नाम कैसे व्यक्तिवाचक होगा? जैसे अगर दे दिया ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे आप शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, शेर शाह सूरी रोड, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। मित्रों, अगर दे दिया कुछ और भी रोड, जैसे बिजला मार्ग, ये मेरे गांव का नाम है और ये मेरा नाम जो सुनील बिजला आप सब देखते हो, बिजला रोड या बिजला मार्ग, कोई भी मार्ग, प्रतापगढ़ मार्ग, राजस्थान मार्ग, जयपुर मार्ग, रायपुर मार्ग, चेन्नई मार्ग, कोई भी मुंबई मार्ग, कोई भी मार्ग दे दिया मित्रों, बिहार मार्ग, बिहार राजमार्ग, कितना कितना क्या क्या होता है, आप सब समझ रहे हैं क्या, विद्वान आदमी। तो जब मार्ग लगा देगा तो वहां क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अच्छा, 13वें नंबर पर आए। 13वें नंबर पर हम देखते हैं कि ऐसा क्या है जिसे हमें जानना जरूरी है। मित्रों,
इन सबों के अतिरिक्त अगर आप पुस्तकों के नाम कभी पूछ ले कि भाई पुस्तकों के नाम क्या होते हैं, तो डेफिनेट है कि पुस्तकों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक होते हैं। किसके नाम? पुस्तकों के नाम। जैसे आपसे पूछ लिया कि रामचरितमानस में कौन सी संज्ञा है? रामचरितमानस, तो रामचरितमानस में क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। गबन में पूछ लिया क्या है? तो व्यक्तिवाचक। कामायनी में पूछ लिया तो क्या? कामायनी में भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। मित्रों समझ में आ रहा होगा, ये मुझे बिल्कुल आनंद आएगा जब आपके कमेंट्स मिलेंगे। तो फिर 14वें नंबर पर देखें, क्या है ऐसा जो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है? चलिए हम देखते हैं। पुस्तकों के नाम हो गए। अगर हम देखें पत्र एवं पत्रिकाओं, पत्र एवं पत्रिकाओं, पत्र एवं पत्रिकाओं के नाम क्या होते हैं? वो व्यक्तिवाचक होते हैं। पत्र एवं पत्रिकाओं के नाम व्यक्तिवाचक होंगे। जैसे सरस्वती पत्रिका के संस्थापक, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो सरस्वती पत्रिका यद्यपि नाम देगा तो आप क्या लिखोगे? निश्चित तौर पर व्यक्तिवाचक लिखोगे। हंस पत्रिका, जिसे राजेंद्र यादव ने, पहले तो मुंशी प्रेमचंद ने काशी से, फिर 1986 से हंस पत्रिका का संपादन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव ने दिल्ली से किया। अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले वो यहां से स्वर्ग को विराजमान हुए हैं। आजकल संजय सहाय इसके संपादक हैं। मित्रों हंस पत्रिका, सरस्वती पत्रिका या भी और भी बहुत सारी, जैसे वागार्थ पत्रिका कलकत्ता के शिक्षा निदेशालय हिंदी से निकलती है, ऐसे बहुत सारे, तद्भव पत्रिका लखनऊ के आपके अखिलेश जी निकालते हैं, तो अखिलेश की तद्भव पत्रिका, ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं का सभी का जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन मुझे लगता है कि इतने से आपका कार्य बहुत बेहतरीन हो जाएगा। निश्चित तौर पर आपको मैं ये वादा कह सकता हूं कि इससे आउट ऑफ सिलेबस कोई भी नहीं जाएगा। अभी भी मैं अगर चाहूं तो आपको 8 से 10 पॉइंट और बेहतर बता सकता हूं, लेकिन वो बहुत ओवर हो जाएगा। लेकिन पूरा विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर गदगद होंगे, और अगर गदगद हो ही जा रहे हैं तो कमेंट अवश्य लिखेंगे। मित्रों आज संज्ञा का पार्ट 1 गया, मिलते हैं पार्ट 2 को लेकर के बहुत जल्द। आप सबकी सेवा में लगातार बने रहिएगा। जितना हो सके कमेंट और लाइक करें, साथ साथ दूसरे तक जरूर भेजें, क्योंकि उचित शिक्षा का जो ये अभियान चला है जन जन तक जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।